इनविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर और नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी अहम और खास खबरों पर। किसी ने क्या खूब कहा है कि मौत पर किसी का बस नहीं होता, उसे जब आना होता है तो वो आ जाती है। काफी हद तक ये लाइनें सही भी हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी मौत को करीब से देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं पल पल करीब आती मौत का ये फुटेज और महसूस कीजिए दबे पांव आती मौत की ये आहट। कुछ बतावा दवा डाले काम आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति आखिर कौन है और ये फुटेज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो चलिए आपको पूरा मामला बता ही देते हैं। दरअसल जिस व्यक्ति को अभी आपने आखिरी सांस लेकर दुनिया को अलविदा कहते देखा, उसने आज सुबह वाराणसी के राजघाट पुल से करीब 100 फीट की ऊंचाई से गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि कुछ मल्लाह गोताखोरों ने उसे जिंदा बचा लिया। काफी ऊंचाई से कूदने की वजह से अधेड़ के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई, जिसे वो बयान ना कर पाने वाले दर्द से तड़प रहा था। मौजूद लोगों ने यूपी सीएम के द्वारा शुरू की गई एडवांस एम्बुलेंस के लिए फोन किया। जी हां, ये वही एडवांस एम्बुलेंस सेवा है जिसे सीएम ने 15 मिनट पर उपलब्ध कराने का इसकी लॉन्चिंग पर वादा किया था, लेकिन 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं घायल व्यक्ति पल पल करीब आती मौत को महसूस कर दर्द से तड़पता रहा। जब काफी देर बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई और ना ही इसके आने की उम्मीद दिखी, तो स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल अधेड़ को एक ऑटो में जमीन पर उसे लापरवाही से बैठा मंडलीय अस्पताल ले गई। पल पल अधेड़ की हालत मानो गंभीर होती जा रही थी। अरे किसी को साथ में भेज दीजिए भाई। अरे आप लोग वो सुरेश बता रहा है, बता नहीं पा रहा। चलिए मंडली चिकित्सालय भेज रहा हूँ किसी को। जिंदगी और मौत की जद्दोजहद के बीच फंसे अधेड़ के अस्पताल में पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया। पहले ऑक्सीजन का मास्क लगाया गया और फिर डॉक्टरों से आई चोट और बिगड़ती हालत की वजह को समझने में लग गए। घायल और डॉक्टर शायद दोनों को ही अंदाजा हो गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। बावजूद इसके डॉक्टरों की घायल को बचाने की कोशिशें तेज हो गई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही मौत को गले लगाने के लिए गंगा में कूदे इस अधेड़ को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया और जिंदगी और मौत का ये फासला यहीं खत्म हो गया। पानी दे दो। क्या नाम है, नाम बता दो। पहले पानी ठीक है, नाम बता दो। पानी नाम बताओ। पानी दीजिए बहुत। अरे पानी एक फोर्टीन का इंजेक्शन ले आओ। ये नशे में तो नहीं लग रहा, नशे में तो नहीं लग रहा।
हैं लेकिन भेजेंगे नहीं जब तक पार्टी नहीं बन गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस पीएम के जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए सीएम योगी दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक व्यक्ति समय पर एम्बुलेंस और इलाज ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ता है। चलिए आपको भी सुनाते हैं यूपी सीएम का वो बयान। चुनाव में जनता से जो हमने वायदे किए थे, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ हम उसको कैसे जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते थे। और मुझे लगा कि इस चर्चा परिचर्चा में बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जो आज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है जमीन पर। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए और हम उसी स्पीड को लेकर के चल रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में बनना है, उस स्थिति में पहुंचना है, तो जैसे हमारे मंत्रीगण तेजी के साथ इस स्पीड को बढ़ा करके प्रदेश की उस जंग को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास ही उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष में अग्रणी प्रदेश की उस भूमिका में प्रस्तुत करेगा जो इसको बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में मदद कर सकता है। और उस उद्देश्य से ये सारे कार्य प्रारंभ हुए। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे, कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम उसके सारे प्रबंध कर चुके हैं और आप देखना कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यह एम्बुलेंस सेवा कितनी महत्वपूर्ण थी, अभी हम 150 दे रहे हैं, 100 और का इंतजाम सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कर दिया है, वह भी शीघ्र आएगी। अनुमान करिए लखनऊ में यह सेवा उपलब्ध हो सकती है किसी अच्छे हॉस्पिटल में। निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास कार्डियक एम्बुलेंस होती हैं, वे लोग चलाते हैं। तो वाराणसी में होंगी, कानपुर में होगी, इलाहाबाद में हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 1-2 होंगी। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां की क्या स्थिति है? हम अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं पहुंचा पाए। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ साथ जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाएं और उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जहां हम लोगों का पूरा प्रयास प्रारंभ हुआ है। वहीं अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई गंभीर रूप से जल गया, कहीं पर कोई डिलीवरी का मामला है, तत्काल उसको सहायता चाहिए। जो गोल्डन आवर के बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कही, 1 घंटे का कोई हेड इंजरी का कोई पेशेंट है, बहुत गंभीर रूप से घायल किसी दुर्घटना में हो गया है और लाइफ सपोर्ट मशीन की आवश्यकता है उसको, अगर आपके पास इस प्रकार की एम्बुलेंस नहीं है तो आपके चाहने के बावजूद भी अगर आप किसी को बस्ती से लखनऊ लाना चाहेंगे तो उस तक अब तक की सामान्य एम्बुलेंस को पहुंचने में आधा घंटा पौन घंटा लगा। वहां से अगर लखनऊ उसको लाना पड़े, क्या स्थितियां होंगी? रास्ते में दम तोड़ देगा मरीज। किसी दुर्घटना का शिकार हो, किसी बहन की जिंदगी को बचाने का प्रश्न हो, किसी बच्चे का मामला हो, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उन स्थितियों में इस प्रकार की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में। और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। और जवाबदेही के साथ ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे
एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना है। भारत सरकार उसका पैसा देगी। भारत सरकार पैसा न दे इसलिए क्योंकि इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन हमने इसके साथ कोई अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ा है। यह हमारी सामान्य एम्बुलेंस सेवा के रूप में एडवांस सीएमओ या सीएमएस के अधीन हर जिले में संचालित होगी। और हम लोगों ने कह दिया कि जीपीएस से जुड़ा होगा, उसको पर किलोमीटर कितना पैसा देना है जीपीएस बताएगा, उसके अनुसार उसको भुगतान होगा। अपनी मर्जी से नहीं चला पाएगा व्यक्ति। और इसमें यह भी सुविधा दी गई है कि अगर इस एम्बुलेंस में किसी प्रकार की कोई डिफॉल्ट होती है, उपकरण में उसका वेंटिलेटर है या अन्य कोई जीवन रक्षक उपकरण कोई किसी प्रकार से उसमें कोई खराबी हुई और उसके कारण मरीज को परेशानी हुई, तो उस पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। उसका एयर कंडीशन नहीं चला या एडवांस जो उपकरण उसमें नहीं चले तो 10,000 रुपये उसको पर डिफॉल्ट पर अलग से उस पर पेनल्टी की व्यवस्था भी कर दी गई है। यानी वह कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम इसको चला रहे हैं तो कोई पूछताछ नहीं होगी। हर एक कार्य की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था इसमें रहेगी। और जो कंपनी इसको चला रही है, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात को भी जरूर ध्यान में दें कि उसमें कार्यरत कर्मचारी और जो हमारे टेक्नीशियंस होंगे उनको समय समय पर मानदेय वो कंपनी जरूर प्रदान करें। क्योंकि अक्सर ये चीज आती है कि हम कभी कभी बहुत किसी योजना को प्रारंभ करते हैं, लेकिन जो उसके बैकबोन होते हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है। जो हमारे एडवांस जो ये एम्बुलेंस होंगे, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होगी, इसके जो ड्राइवर होंगे, इसके जो टेक्नीशियंस होंगे, उनकी बड़ी भूमिका होगी इसमें कार्य करने की। 12-12 घंटे कार्य करने के लिए कैसे वह इस प्रकार के मैन पावर को उपलब्ध कराएगा और उनको समय पर मानदेय प्राप्त होता रहे, इस बात को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सेवा प्रदाता जो कंपनी है जीवीके है, और मुझे लगता है कि इन सब का ध्यान ये लोग जरूर देंगे। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है प्रदेश के बारे में, चुनाव के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाते थे कि हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि 15 मिनट के अंदर 108 डायल की एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी, हम उससे भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और शीघ्र ही यह सेवा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो पाएगी। यही नहीं, एडवांस एम्बुलेंस सेवा की लॉन्चिंग पर यूपी सीएम ने यह भी कहा था कि ये एम्बुलेंस गंभीर मरीजों के लिए है और किसी भी व्यक्ति को ये एम्बुलेंस 15 मिनट पर उपलब्ध होगी। लेकिन पीएम के ही क्षेत्र काशी में 1 घंटे तक दर्द से तड़पता व्यक्ति एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे लेने एम्बुलेंस तो नहीं आई बल्कि मौत जरूर आ गई। पानी दे दो। हाँ, पानी दे दो। क्या नाम है, नाम बता दो। पानी पहले पानी। हाँ, पानी। ठीक है, नाम बता दो। पानी नाम बताओ। पानी दीजिए बहुत। अरे पानी। एक कोडिंग का इंजेक्शन ले आओ। ये नशे वशे में तो नहीं लग रहा? नशे वशे में तो नहीं लग अरे रहा?
वहीं अधेड़ को गंगा से निकालने वाले नाविकों ने आए दिन गंगा में छलांग लगाने वाले लोगों को बचाने पर उन्हें सरकार या प्रशासन की ओर से कोई प्रोत्साहन न मिलने पर भी नाराजगी जताई है। तभी ये जो एक आदमी कूदा है पुल पर से, वो कहाँ से कूदा है और क्या कारण था कूदने का उसके, आपको कुछ पता है, कुछ जानकारी? ये तो हमें नहीं मालूम। हम तो जा रहे थे अपना लकड़ी ढोने, उस पर लकड़ी गिरता है, उस पर जा रहे थे लकड़ी ढोने। अचानक देखे ऊपर से मतलब कोई पटिया के जैसा मतलब कि फेंकने जैसा ऐसा महसूस लगा कि हम जाके आगे नहीं जा पाए लकड़ी ढोने का दिन। तो हम पहले वहाँ देखे हम कि क्या अचानक क्या इतना गड़ू चीज़ मतलब कि आवाज़ बहुत इतना धबड़ा दे दिया कि हम सोचे कि पहले जाके देखे तो आदमी मतलब कि कोई कूदा रहा तो उसको बचाएं। कुछ नाम वाम इसका पता लगा आपको? नाम हम तो बता नहीं पा रहा था, वो इतना मतलब कि जख्मी था, पीछे मतलब कि पूरा चमड़ा वमड़ा छिला गया रहा। कितने बजे का मामला है ये तो अभी कितनी देर पहले का मामला है? वो 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हुआ। हाँ, 1 घंटा। क्या प्रशासन की तरफ से कौन आया या उसके शरीर को किसने निकाला बाहर, उसको किसने बाहर निकाला? तो हम नाव से जा रहे थे, मतलब कि नाव से जा रहे तो उसको मतलब कि हम लोग 2 भाई मतलब कि थे, हम रवि नाम है मेरे साथ का मतलब कि था जो पकड़ा हुआ रहा। तो बहुत आपने जिस तरीके से जा रहे थे नशे में था वो? तो नशे में मतलब उतना नहीं मालूम था, मतलब उसका गड़ू इतना शरीर था, मतलब उठाने में बहुत हम लोग को भी डर लग रहा था कि मतलब कि हम लोग को भी लेकर कूद न जाए। कितनी उम्र थी लगभग उसका कम से कम 30-35 साल होगा। 30-35। भाई आप यहाँ पुल पे रहते हैं, हमेशा पुल के नीचे रहते हैं, अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो हाँ, हमेशा क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है? तो अब जो घर का जो मसला होता है वही कांड से मतलब कूदते हैं, घर का परेशानी की वजह से। वहीं अधेड़ को गंगा से निकालने वाले नाविकों ने आए दिन गंगा में छलांग लगाने वाले लोगों को बचाने पर उन्हें सरकार या प्रशासन की ओर से प्रोत्साहन न मिलने पर नाराजगी जताई है और सुसाइड पॉइंट बनते राजघाट पुल पर जालियां लगाए जाने की प्रशासन से अपील की है। यही मांगे करते हैं कि पुल पे जाली लगा दिया जाए, नीचे से ऊपर तक पूरी जाली लगा दिया जाए कि कोई आदमी घटना वैसी नहीं किया जाए। पुलिस वालों के पास, जल पुलिस वालों के पास उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है, एनडीआरएफ वाले लगे रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे गोताखोर उनके पास रहते हैं और निकालते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं निकालते हैं। जी नहीं, हमारे जो गोताखोर है हमारे सब भाई बंधु है, मगर इनको कोई नौकरी कोई चाकरी नहीं है, चाहे मर जाओ चाहे डूब जाओ उससे मतलब नहीं है, इसलिए कि उनको जब निकालते हैं कहीं भी जाते हैं तो उनको खाली शाबाशी दिया जाता है, उनको कोई नौकरी नहीं है। अधेड़ की आज इलाज के दौरान हुई मौत पर डॉक्टर ने बताया कि उसे ऊंचाई से कूदने की वजह से अंदरूनी गंभीर चोटें आई थी। उसे बचाने की काफी जद्दोजहद की गई, बावजूद उसके उसे बचाया नहीं जा सका। सर अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था राजघाट पुल से, उसके बारे में बताइए, वो क्या था? जैसा कि पता चला है कि वो अपना नाम वाम नहीं बता पा रहे थे, राजघाट पुल से वो छलांग लगा के पानी में गिरे थे, उनको अंदरूनी चोट ज़्यादा लगी थी, शायद वो सीधे जाके तली में लड़े हों जिसके कारण हेड इंजरी हुई हो या फिर एब्डोमेन में कुछ सॉफ्ट टिश्यू वाले में इंजरी होती है वो सब हुई हो, अंदर ब्लीड किया होगा या तो सर में या तो पेट में, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। एज लगभग कितनी थी इनकी? 40 साल के लगभग रही होगी। कुछ नाम वाम, कुछ एड्रेस कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं, कई बार पूछा गया, नाम भी पूछा गया, वो भी किया गया, पर कुछ बताया नहीं उन्होंने। मिर्जापुर में रविवार को आज ईसाई समुदाय के द्वारा ईस्टर डे मनाया गया। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन आज रविवार को शहर के प्रमुख चर्चों और गिरजाघरों में ईस्टर डे के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन जी उठने की खुशी में विशेष प्रार्थना की गई। साथ ही प्रभु यीशु के लौट आने की खुशी में कैरल गीत भी गाया गया। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और जमीन। गौरतलब हो कि गुड फ्राइडे को हर साल ईसाई समुदाय प्रभु ईसा मसीह की क्रूस पर बलिदान की वर्षगांठ मनाता है। ईसाई धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब यीशु को सूली पर लटका दिया गया था तो 3 दिन बाद वो फिर से जीवित हो गए थे और तब से इस दिन को ईसाई धर्म के अनुयायी ईस्टर दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं।
ये पर्व नए जीवन और जीवन के बदलाव के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग ईस्टर डे मनाते हैं, जिसको हम पुनरुत्थान दिवस के नाम से जाना जाता है, ईस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रभु यीशु के पूर्व घोषणा के अनुसार और पुरानी भविष्यवाणियों के अनुसार और प्रभु यीशु का बलिदान देना हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। उनका लहू का बहना भी हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, और प्रभु यीशु का आने से पहले हजारों साल पहले की भविष्यवाणियाँ और सैकड़ों साल पहले की भविष्यवाणियाँ पूरी हुई कि वो उनका पवित्र लहू बहेगा, वो यहाँ के अपना बलिदान देंगे जिससे हमारा उद्धार होगा। और हम फिर पुनः जीवित, जब हम मर भी जाएंगे तब भी हमको धरती उगल देगी अपने अंदर से, और हम पुनर्जीवित होंगे और हम सब स्वर्ग में इकट्ठे, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, हम सब वहाँ रहेंगे उनके साथ। और यही के उसमें उपलक्ष्य में, क्योंकि प्रभु यीशु आज के दिन जीवित हुए थे और मृतकों में से उनको जब उनको सलीब दे दी गई तो वो उनको पक्की कब्र में रखा गया था। कब्र पहले ऐसी होती थी जो कि खोह टाइप की होती थी और उसके अंदर एक टाड़ पे रखा जाता था। वो स्वर्गदूतों ने हटा करके और वो उनको वहाँ पे वो जीवित हुए और उनको 40 दिन तक, फिर उसके बाद जीवित होने के बाद वो अपने सारे शागिर्दों के साथ और लोगों के साथ इस संसार में रहे। फिर 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। तो हम ईस्टर या इसको पुनरुत्थान दिवस इसीलिए मनाते हैं। आज प्रभु यीशु के जी उठने की खुशी में विशेष प्रार्थना के बाद चर्च से आए बाहर लोगों ने एक दूसरे को ईस्टर डे की शुभकामनाएं भी दी। और आज जैसा कि पुनरुत्थान यानी ख्रीस के पुनः जी उठने की उपलक्ष्य में आज विशेष आराधनाएं पूरे संसार के अंदर होती हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, शुक्रवार के दिन, जिसको कि गुड फ्राइडे का दिन भी कहा जाता है, और उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे और वहाँ से उन्होंने 7 वादियों पर विचार किया था, उन्हें वचन दिए थे। और गुड फ्राइडे का खास मकसद ये था कि लोगों के पापों की क्षमा के लिए। और आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन मसीह यीशु पुनः मृतकों में से जी उठे हैं और पूरा संसार इस चीज़ की गवाही देता है, इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मृतकों में से जी उठे हैं। और आज ईस्टर पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, पूरे समाज के लोगों को, पूरे देश के लोगों के लिए, खुशहाली के लिए, कि होने दें कि आने वाला समय हमारे देश के लिए खुशहाली का कारण। यूँ तो हमें अक्सर दहेज के लिए ससुराल वालों के द्वारा बहू को मौत के घाट उतारे जाने की खबरें देखने को मिलती है, लेकिन मिर्जापुर के हलिया के बरबसा में एक अलग ही मामला सामने आया है। दरअसल लोगों की माने तो इस छोटे से विवाद के कारण एक बहू ने अपने ही सास ससुर को मारने के इरादे से जहर खिला दिया। इससे जहां सास की मौत हो गई, वहीं ससुर की जान अब भी खतरे में बताई जा रही है। हम लोग नहीं खाए, खाना में जहर पतोहू मिला करके रख दी थी औरत। हम दोपहर के खाना शुद्ध खाए थे, बना हुआ था, 4 बजे उसको जहर मिला हुआ खाना खा लिए और वो खाना नुकसान किया। हम भी परेशान हुए, औरत भी परेशान हुई। हमारे दवा होने पर हम तो सुरक्षित बच गए हैं, औरत खत्म हो गई। अच्छा, क्यों दी थी आपकी? किसने दिया? हो गया विवाद में, विवाद झगड़ा में। अच्छा, क्या विवाद क्या था आप लोग? अरे औरत पतोहू, छोटी पतोहू थी, सास से झगड़ा करती थी कि हमारे बच्चे को क्यों खिलाते हो, तुम डोना मारती हो। इसी की जाति वो झगड़ा करती थी और कोई टेंशन नहीं था। क्या आए दिन ये झगड़ा होता था? हाँ, आए दिन? अरे बीच बीच में होता था। तो क्या वजह क्या थी? बच्चे को लेकर छोटा? वही छोटा नाती को खिलाती थी। नाती उसके पास जाता था, 1.5 साल का था, तो दादी दादी कह करके दादी के पास खेलने जाता था और वो दूसरी जगह खाना बनाती थी, दूसरे छत पर, तो आती थी, देखती थी दादी के पास गया तो झगड़ा कर लेती थी कि हमारे बच्चे को क्यों खिलाती है, तू टोना मारती है। पहले सास बहू के झगड़े और फिर मर्डर का रूप लिए इस मामले पर हर कोई हैरान है।
परिजनों की माने तो कलयुगी बहू ने अपने बेटे को दादा दादी से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। बावजूद इसके सास ससुर पोते को खिलाया करते थे और इसी बात को लेकर पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फिर बहू ने सास ससुर को सबक सिखाने के लिए उन्हें जहर खिला दिया। पति पत्नी की हालत बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा दोनों को तत्काल लालगंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां दोनों को भर्ती कराने के लिए ले आए जाने पर सास की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि ससुर की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं परिजनों की तहरीर पर अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आप कौन लगता है, क्या हुआ था, क्यों चलता है? सर मैं घर नहीं था, कल हम देहात गए थे। हम 9 बजे रात में फ़ोन किया हमको, तब दूसरे का साधन लेकर के मैं घरे आया। ठीक ना, ये बताए तुम्हारे पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, और ऐसा बात है, विनोद का तो यही उसको जहर दे दिया है खाना में। ठीक सर, हम आन कर मोटरसाइकिल मांग करके हम घर पे आए कि इन लोगों के साथ रहे। हमारे औरत जो है इन लोगों के साथ आगे से थी साथ। क्या हुआ, किसकी मौत हो गई? हाँ, हमारे माता जी क्या हुआ? हाँ, मौत हो गया। अच्छा, क्यों जहर दिया, तो क्या दिया, तो कुछ पता है? ये सर मुझको नहीं, हमारे घर रही नहीं था। सवेरे से घर से निकल गया, गवई देहात साहब चला जाते रहे। अच्छा, पिताजी बताएंगे क्या वजह थी, क्यों तो बच्चे के लिए क्या बात? सर मुझको ये नहीं मालूम, वो पिताजी बताएंगे, ताकि वो घर थे और ये चचा थे और सब घर थे। जहर बहुत गुस्सैली रही, गुस्सा बस जाके जहर खाना मिला, खाना रखा रहा और ये सब जाने नहीं, भूख लगी तो खाई नहीं। अच्छा, क्यों, कौन मिलाया था जहर, क्यों मिला? विनोद को तो रही का क्या लगती है, कौन लगती है? पतोहू है। आप खाना खाते हैं, आप खाना भोजन सास बनाए रहे। हाँ, आप दोपहरे माँ कजिया सासू से माँ करे रहे, छोटी पतो करे, सबसे बड़ी गाली करे, अपने आप कजिया करी, कहीं उनके घर दवा रहा जो बीरवाही में डलाता और उनमें का कहती धाने में उनमें दवा में कीड़ा मरे वाला वही रहा। ठीक, अंदर घुस के करवाए 2 घंटा 3 घंटा उनमें खाना में मिलाए के अंदर टाड़े पर धराई गवा खाना। हाँ, आप धराई गवा टाड़े पर, और टाड़े पर आप लोग हेरे हक नहीं पाएंगे। ठीक, खाना हेरे नहीं पाए, नम्मा कहीं खाना हेरा नहीं पावा। तब ससुर गए ना, आप हेरे तो पान खाना वही खाना अम्मा दी बाबू के खाए के यो खाए, वो खाए ये खाए। हाँ, दोनों जो खाए, पहले एक खाए तब वो बाद खाना आप पहले इनके निकाला हुआ, तो वो खाना निकाल के आप आदमी की निकाल के खाना भोजन दे के तब हो। केंद्र सरकार की योजनाओं को मिर्जापुर में रफ्तार देने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिला पंचायत सभागार में विधानसभा सदस्य, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में जानकारी ली और सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं मिर्जापुर सिंचाई समस्या पर बात करते हुए किसानों को सिंचाई के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था किए जाने और कृषि संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया। वहीं स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली धनराशि समय पर उनके खातों पर उपलब्ध कराने का भी निर्देश जारी किया। संख्या 8 पे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका अनुपालन में प्रभाव में कार्यालय पद संख्या 439 दिनांक 15/10/16 से अतिक्रमण हटाने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी प्रति जिलाधिकारी लालगंज को भी किया गया। हुआ क्या? हुआ क्या? रिजल्ट क्या है? मैडम, इसमें अतिक्रमण है, अतिक्रमण का फोटो मेरे पास है, मैं उस गांव का हूँ, मेरे पास अतिक्रमण है, अतिक्रमण का फोटो है। आप लोग गए नहीं, पिछली बार मीटिंग में ये हुआ था सर कि जिलाध्यक्ष का वो गांव है, कम से कम उनको लेकर जाएं, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। पिछली बार भी ये विषय आया था, जब थोड़ा विचार भिन्न था, उसके बाद कहा गया था कि इसको दोबारा जाके आप लोग चेक करेंगे और कोई भी गांव का आदमी जो उसमें हो या पार्टी का संगठन का कोई भी व्यक्ति हो जो समस्या को कह रहा है, कम से कम साथ में रहेंगे तो दोबारा ये समस्या नहीं आएगी। अब घूम फिर कर हम फिर वही आ गए, 4 महीने बाद हम मिल रहे हैं, फिर वही बात है, आप कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं है, वो कह रहे हैं एक बार और दोबारा कल मैं स्पेशल अपने जेई को भेजा था मौके पे। सांसद जी भी बताने परसों मेरे यहाँ वहाँ इनके यहाँ जज जी के यहाँ पकड़ा रहा था, मेरे यहाँ अभी
वो अतिक्रमण नहीं है। मेरी बात आप सुनिए। अतिक्रमण आप कह रहे हैं नहीं है, माननीय विधायक जी भी हैं, उसी क्षेत्र से हैं, आप कह रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी कह रहे हैं। ये समस्या ना हो इसलिए पिछली बार कहा गया था कि आप किसी को साथ में रखिए। अभी आपके जेई कौन है जो गए थे, वो कह रहे हैं, अब उन्होंने आपको रिपोर्ट दिया कि नहीं है, लेकिन आपके निर्वाचित विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि है। तो उसका मुकदमा चल रहा, बेदखली का आदेश हो जाएगा 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। और यहाँ पे नहीं बता रहे हैं वो आप लोग एसडीएम नए वाले एसडीएम साहब के संग जाके, राकेश के संग जाके इसको ठीक से देख लो और आप जब भी जाएंगे तो आप जानकारी में जाएंगे, आप माननीय विधायक जी को और जिलाध्यक्ष जी को दोनों के जानकारी में जाएंगे, ताकि तीसरी बैठक जब हम करें तो फिर ये समस्या ना हो। आप उनको सूचित करके जाए और किसी को प्रतिनिधि को भेज देंगे, जो भी करेंगे वो उनका निर्णय है, आप जानकारी लेकर जाइए, ठीक है। अगली बार ये समस्या नहीं उठनी चाहिए, ये गायब हो जाना चाहिए फुल एंड फाइनल। खबर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। किड्सी की कोशिश है बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। देश भर के 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों पर किड्सी के नए फॉर्मेट को रिसर्च किया गया है, इसीलिए अब बच्चों को किड्सी ही लगे सबसे प्यारा। जी लर्न से ऑथराइज्ड किड्जी प्री स्कूल गोपीगंज में बड़े शिव मार्ग मिर्जापुर रोड स्थित है। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है। के बाद फिर बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला आगे और देखते हैं आज की अगली खबर। तेजी से बढ़ते क्राइम की चुनौती का सामना कर रही वाराणसी पुलिस को शनिवार देर रात स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। बुनकर जाहिद अनवर पर हमला करने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से नाराज सैकड़ों लोगों ने शनिवार देर रात भेलूपुर थाने को घेर लिया और पुलिस पर पथराव किया। हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से भड़के लोगों के द्वारा किए गए पथराव से जहां 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं भीड़ के द्वारा थाने के कुछ सामानों को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई। इंस्पेक्टर साहब सब लोग अंदर बैठ के और एसडीएम साहब भी थे। वो जो बातें हुई है उसमें ये हुआ है कि आप 48 घंटे के अंदर असली मुलजिम जो मेन मुलजिम है उसको पकड़ के आपके सामने लाया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने बुनकर जाहिद अनवर को मारपीट कर घायल कर दिया था और विरोध में लोगों ने थाने का घेराव किया था, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। लेकिन गिरफ्तारी न होने से शनिवार की रात अचानक सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने के साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया, जिससे फॉलोवर विजय मौर्य समेत 2 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई। पहली बात की जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इस शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जो लोग इस घटना में शामिल हैं वो किसी मजहब को प्यार करने वाले लोग नहीं, किसी धर्म को प्यार करने वाले लोग नहीं, क्योंकि बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है। ये अपराधी हैं
दे आर द क्रिमिनल। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, किसी दल के भी कार्यकर्ता नहीं है। कौन सा ऐसा दल है जो हिंदुस्तान में नफरत के लिए राजनीति करता है? उसके नेता बताएं, चाहे यहाँ सत्ताधारी पार्टी के लोग भी हों। इसलिए कहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द, ये क्रिमिनल हैं, ये हमारे समाज के अपराधी हैं, इनको गिरफ्तार होना चाहिए और इनके खिलाफ जो सजा कानून होनी चाहिए उसको होना चाहिए। संजीव जी, समाज के अंग है, हम सब भी चाहते हैं कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है, मेरी भी जिम्मेदारी उतनी ही है और अन्य दल के लोगों की भी जिम्मेदारी उतनी है। भीड़, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भीड़ रिजल्ट चाहती है, भीड़ के पास रिजल्ट आज नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने 48 घंटे का समय दिया था। एक लंबी वार्ता हुई, सीओ के द्वारा, इंस्पेक्टर भेलुपुर के द्वारा हुई और मैं स्वयं गया था हॉस्पिटल मिलने, क्योंकि मैं खुद भी शहर के बाहर था। दिक्कत इस बात की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वाराणसी पुलिस की थी, एक्सरे तक नहीं हुआ है। उसमें लिखा गया कि एक्सरे होगा। मैं जब वहाँ पे गया, मैंने सीएमएस से बात की, सीएमएस ने कहा कि आज हमारे यहाँ एक्सरे यूनिट बंद रहती है। घटना की जानकारी होते ही एसएसपी नितिन तिवारी के अलावा कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज देख सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। देर रात हुई इस घटना से अब पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। घायल हुआ है, कौन है वो व्यक्ति और किस तरह से पत्थर चल गया? भीड़ से किसी ने पत्थर फेंका है। यहाँ पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने भी पत्थर फेंका है। अभी जो घटना हुई, क्या उसमें भी कुछ लोग इस तरह से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ था? क्या कुछ लोग चिन्हित किए गए, पकड़े गए हैं? नहीं, अभी ना कोई पकड़ा गया ना कोई मुकदमा हुआ है। सर, अभी पत्थर फेंका गया है, क्या ये पुलिस के ऊपर फेंका गया था? अब स्वाभाविक है, पुलिस पर ही टारगेट करके फेंका गया है। थाने के अंदर ही फेंका गया? जी। आगे क्या करेंगे? अभी वो किस तरह से आप लोग समझा रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, जो घटना हुई है उसका अनावरण करके अभी गिरफ्तार किए जाएंगे और जिसने बदमाशी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 दिन पहले अभी तक में कोई एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं? ये अभी 2 दिन पहले जो नहीं, एफआईआर है, उसमें अभी अभियुक्त चिन्हित नहीं हुए हैं, नाम प्रकाश में नहीं है, एफआईआर तो है ही है। अभी वाराणसी में सराफा की दुकान में 10 करोड़ की हुई लूट का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गाजीपुर में चोरों के द्वारा सराफा की एक दुकान से तिजोरी उड़ाकर लाखों के सोने चांदी के जेवर लूटने की घटना सामने आई है। हौसला बुलंद चोरों के इस कारनामे से सराफा व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस चोरों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई है। घटना पर रोशनी डाले तो गाजीपुर में चोरों के द्वारा सराफा की दुकान में चोरी की गई तिजोरी दुकान से 100 मीटर दूर खेत में बरामद की गई और तिजोरी में रखा लाखों का सोने चांदी के जेवर गायब थे। घटना की जानकारी होती ही सराफा व्यवसायी सख्ती में आ गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर छानबीन कर लोगों से पूछताछ भी की। साथ ही सराफा व्यवसायी के मुताबिक तिजोरी में 3.5 किलो सोना और बड़ी मात्रा में चांदी के जेवर रखे हुए थे, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। क्या क्या सामान गायब? सर 2.5-3 किलो चांदी गया है, 10 ग्राम सोने का सामान और नगद 20-30 हज़ार रुपया था। क्या शटर का ताला तोड़ के तोड़ा गया है कि खोला गया? शटर का ताला टूटा है, बुरनासी का ताला लग रहा है खोला हुआ है, खोला गया है। उसको में कोई खराबी नहीं है, ताला पूरा खराब हो गया है, टूट गया है ताला। चोरी की सूचना आपको कब हुई? 6 बजे सुबह। किसने बताया?
यही गांव का कोई वो हमारे बगल में जो हमारे सोनार खोले हैं वही हमारे घर आए थे, बताए कि आपका शटर टूटा हुआ है, हमारे खेत में पड़ा हुआ है। चलिए तो वही उन्हीं के साथ हम आए यहाँ पे। गांवों में शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज मिर्जापुर मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक ली। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने गांवों में स्वच्छता पर जोर देते हुए शौचालय निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर उन्हें खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित करने के लिए एडीओ पंचायत और ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए। बैठक में कई गांवों में शौचालय के निर्माण कार्य में गति धीमी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सिंह ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार के स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लेते हुए गांवों में साफ सफाई रखने और लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। इस दौरान शौचालय निर्माण के लिए निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता न होने के बावजूद प्रशासन की ओर से शौचालय निर्माण के कार्य को जल्द पूरा कराए जाने को लेकर दबाव बनाने पर आज कुछ ग्राम प्रधान नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता न हो पाने से निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। बावजूद इस समस्या का निस्तारण करने की बजाय प्रशासन उन पर दबाव बनाकर उनका उत्पीड़न कर रहा है। यहाँ हमारे ग्राम प्रधानों के साथ जो शासन से दबाव बढ़ रहा है स्वच्छता कार्यक्रम के अंदर काम करने के लिए हम लोग कार्य करने के लिए 100% तैयार हैं और काम करना भी चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ग्राम पंचायत को स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है और जब तक ग्राम पंचायतें स्वच्छ नहीं होंगी तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। सीडीओ साहब सबको बुला करके बता रहे थे कि शौचालय को जल्द से जल्द बनवाया जाए और ससमय बनवाया जाए और हम प्रधान भी कटिबद्ध हैं समय से बनाने के लिए, क्योंकि ये जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है अच्छा है, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बालू की है। क्योंकि जनपद में बालू न मिलने की वजह से तब बहुत ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ की बालू मान लीजिए कहीं जो गंगा जी के किनारे गांव हैं वहाँ रेत है, किसी न किसी तरीके से लोग ले रहे हैं। अब जहाँ 50-60 किलोमीटर की दूरी है वहाँ रेत ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और लाभार्थी भी अगर साइकिल वगैरह से ले जा रहे हैं तो पुलिस वाले उनको टायर पंचर कर देना, उनके चक्के को निकाल देना, उनको मारना, 2-2 4-4 घंटे बैठाना, इसलिए लोग इससे दूर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें बालू और पत्थर की है, जहाँ पटिया से छत पटा जा रहा है या मान लीजिए लिंटर ढालना हुआ तो बालू नहीं मिल पाएगा तो लिंटर कैसे डलेगा। तो अगर बालू और पटिया के अभाव में लेट हो रहा है, ग्राम प्रधानों को प्रशासन से या सीडीओ जिलाधिकारी के वजह से दबाव बनाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या आज की सीडीओ साहब की मीटिंग में कुछ निर्णय लिया गया इस पर? सीडीओ साहब के मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कहें कि लाल बालू मंगवा लिया जाए और लाल बालू भी आपके आप जब पूरे उत्तर प्रदेश से बंद है, कहीं मध्य प्रदेश बिहार से बालू आ रही है। अब जो कुछ प्रधान हमारे क्या निस्तारण निकला? अब निस्तारण ये निकला, वो तो बराबर प्रेशर बनाए हुए हैं। अब जो सक्षम प्रधान है वो मान लीजिए कहीं न कहीं से मंगा ले रहा है, कहीं 1000-2000 रुपया ज़्यादा लग जा रहा है तो लगा रहा है, लेकिन हमारे तमाम प्रधान 80% प्रधान ऐसे हैं कि जहाँ ग्राम पंचायत में वो निर्माण कराने में अभी बालू के वजह से ससमय नहीं करा पाएंगे। वाराणसी में बजरंगबली के दरबार में लगातार 94 सालों से संगीत सुरांजलि का महोत्सव 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की बीती रात से शुरुआत हो गई। इस बार संगीत के सबसे बड़े मेले के पहले दिन संगीत के पुरोधाओं ने अपनी उपस्थिति पवन पुत्र के समक्ष दर्ज कराई, तो वहीं पहली बार अफगानी रवाब भी यहाँ सुनने को मिला। संगीत के 7 सुर सारेगामा पाधानी पूरे विश्व में एक है, इन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता और ऐसा ही कुछ वाराणसी के संकट मोचन मंदिर प्रांगण में भी देखने को मिला।
दिनों तक चलने वाले संकट मोचन संगीत समारोह की पहली निशा की खास शुरुआत 27 साल बाद मंच पर चित्रा सिंह के गजलों से होनी थी, पर मंच पर इतने सालों बाद वो आई हैं और वो बेहद भावुक हो गई। गजल के नगमे तो वो नहीं गुनगुना पाई, पर बजरंगबली और श्रोताओं का शुक्रिया जरूर अदा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतने दिनों बाद मंच पर आकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार शायद आ पाऊं या ना आ पाऊं, इसलिए इस बार आई हूं। नमस्कार। ये मान जी ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया यहाँ, तो मुझे माइक के सामने बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, तो बोला नहीं जा रहा है, आपको पता है। और गाना तो बिल्कुल बंद हो गया, 27 साल से मैंने गाना नहीं गाया, तो गाना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कभी माइक फेस नहीं किया बोलने के लिए। ये लोग कह रहे हैं इतना अच्छा बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ, बहुत सराहा है इन्होंने। आगे पता नहीं क्या होगा, दोबारा आ पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद। हनुमत जयंती के मौके पर शुरू हुई ये संगीत समारोह भगवान के चरणों में कलाकारों की एक श्रद्धांजलि मानी जाती है, इसलिए आज तक हजारों बड़े से बड़े कलाकारों ने यहाँ अपने संगीत की कला का प्रदर्शन किया है। पहली निशा में मुंबई से आए गजल गायक के खास फनकार मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन ने गायकी का ऐसा समा बांधा कि जो जिस जगह बैठा था वहीं ठहर सा गया। खुद इन दोनों गजल के बादशाहों ने गायकी के बाद कहा कि वो धन्य है कि उन्हें यहाँ दोबारा आने का मौका मिल पाया। सुबह की पहली किरण के साथ अफगानी रवाब के साथ मंच पर आए अफगानिस्तान से उस्ताद गुलफाम खान, जो ऐसे पहले कलाकार थे जो रवाब के साथ इस मंच का हिस्सा बने। बजरंगबली के समक्ष रवाब की धुन सभी को मोहित कर गई। रवाब के साथ गुलफाम के गीत अल्लाह और राम श्रोताओं को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर गए। रवाब वादक गुलफाम खान ने बताया कि सुर को कोई मजहब या देश की सीमा में बांध नहीं सकता, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं तो ये इश्क है और जो हम ईश्वर से करते हैं वो भी इश्क है। संकट मोचन मंदिर में सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि कला के और भी आयाम देखने को मिले। मंदिर प्रांगण में फाइन आर्ट्स के छात्रों ने हनुमत प्रेम के साथ काशी से जुड़ी अनोखी
पेंटिंग्स भी प्रदर्शनी में लगाई और उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अनुभव रहा। वहीं अगर श्रोताओं की बात की जाए तो यहाँ मौजूद श्रोता वो चाहे देशी हो या विदेशी, फिर बच्चे पूरी रात संगीत के आगोश में डूबे नजर आए। रात परवान चढ़ती रही, संगीत भी परवान चढ़ता रहा। श्रोता अपनी रात की नींद से लड़ते हुए भी संगीत के बहुमूल्य रस के अनुभव को छोड़ने को तैयार नहीं थे। खास देखिए, हर बार भी कुछ न कुछ खास रहता है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि इसमें जैसे रबाब वगैरह इस बार पहले बार हम लोगों ने जोड़ा है। दक्षिण भारत का भी इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन होता है और नए आर्टिस्ट आते, सबसे बड़ा यही अट्रैक्शन है। और सब जैसे हमारे जो भविष्य हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस मंच के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और ये इनोवेटिव अप्रोच का है। यहाँ देखिए, शास्त्रीय संगीत की सेवा तो होती ही है, एक सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट है, हम अपने ऑडियंस को भी ट्रेन करते हैं कि संगीत सुनने वाला अगर कोई नहीं रहेगा तो ये उसका भी एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे ये इसमें अनाउंसमेंट वगैरह करना, उसमें भी नया हम लोगों ने इंडक्ट किया है। तो हर चीज़ यहाँ नया हम लोग हर साल करते हैं और ये अट्रैक्शन होगा सबके लिए। इस बार खासतौर से चित्रा सिंह जी 27 सालों बाद इस मंच पे। भाई चित्रा सिंह जी को तो हम लोग तो जगजीत सिंह जी को ही बुलाना चाहते थे, अब संजोग से वो नहीं है और उन्होंने आकर बड़ी खुशी जाहिर की है। अब ये उनके ऊपर हम लोग बहुत दबाव नहीं देंगे, क्योंकि हमसे कहा कि देखिए 26-27 साल हुआ हमको मंच छोड़े हुए, और हमसे एक उन्होंने बड़ा डेलिकेसी से कहा कि जब पद्म अवार्ड मिला था उनको, जगजीत सिंह जी को, तो हमको साथ जगजीत जी दिल्ली लेके गए। फिर कहे कि देखो अगर तुम हमारे साथ अगर गाती रहती तो आज ये अवार्ड तुमको भी मिलता। तो ये सब करके बहुत भावुक हो गई। अब पता नहीं उनके मन में क्या है। देखिए यहाँ संगीत सुनाते हैं और हनुमान जी के यहाँ अर्जी भी लोग लगाते हैं। अब क्या अर्जी है, क्या उनके मन में है, ये उनका एकदम अपना विषय है। हम उसमें उनसे कहेंगे भी नहीं, हनुमान जी से जो इच्छा हो वो कहेंगे। इधर खासतौर पर कला संकाय से भी काफ़ी प्रदर्शनी वगैरह लग रही है हर बार की तरह, इधर खास क्या रहेगा? भाई देखिए, ये केवल संगीत जो है थोड़ा अधूरापन लग रहा था, तो इसमें ललित कला के और भी जो माध्यम है, जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला है, फोटोग्राफी, ये सब सारे सेक्शन हम लोग यूनाइट करके, हमारा तो ये मानना है कि एक बनारस का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो यहाँ पर दिखे। उसमें कोई जैसे आजकल नए नए चीज़ लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उसका नहीं, यहाँ का जो पारंपरिक प्रयोग है। गर्मी मतलब प्यास। तेजी से बढ़ती इस गर्मी में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडे पानी की। इसी बात को ध्यान में रखकर राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए आज बैचलर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी और दुर्गा समिति के द्वारा संयुक्त रूप से रमई पट्टी चौराहे पर वाटर कूलर लगाया गया और राहगीरों को पानी पिलाकर इसकी शुरुआत की गई। रमई पट्टी चौराहा माँ दुर्गा समिति की तरफ से ये लगाया गया है। ये हमारी एक इच्छा थी कि यहाँ रोग राहत चलते हैं, पानी पीने की उनको सुविधा होनी चाहिए। एक अंदर से आत्मा जागी और हमने ये सहयोग करके मशीन को यहाँ लगवा दिया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में प्यासी को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इसी के मद्देनजर इस तेज धूप में बाहर निकलने वाले लोगों के लिए इस आधुनिक प्याऊ की शुरुआत की गई है। धूप को देखते हुए हमारे रमई पट्टी चौराहे के नगर निवासी और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने यह ध्यान देते हुए कि लोगों को शुद्ध शीतल जल मिल सके, इसके लिए रमई पट्टी चौराहे पर दुर्गा पार्क में माननीय ननकू पाल और ननकुली गुप्ता द्वारा यहाँ पर शुद्ध प्याऊ शीतल जल की व्यवस्था की गई है और जिसमें बैचलर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी संस्था के सदस्यों द्वारा इसमें भरपूर सहयोग के साथ इस प्याऊ को स्थापित किया गया है। यहाँ पर अनवरत 24 घंटे शुद्ध शीतल जल लोगों को पीने के लिए मिलेगा। स्लॉटर हाउसों को बंद कराने से मुस्लिम वर्ग में बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ लाने के लिए आज समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के द्वारा मिर्जापुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके इमामबाड़ा में सदस्यता अभियान चलाया गया और लोगों को मौजूदा सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें अल्पसंख्यक हितैषी सपा की सदस्यता ग्रहण कराएगी।
तिराहा पे समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की ओर से कैंप लगा के चलाया जा रहा है। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा होकर के अपने मन से अपनी मर्जी से लोग इकट्ठा होकर के हमारी समाजवादी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और लोग अपना विचार भी रख रहे हैं। विचारों में बार बार लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो भी चुनाव हो वो ईवीएम मशीन से न हो करके वो सीधा बैलेट पेपर से पुराने जैसा चुनाव हो, ताकि हम लोगों का जो वोट पड़ा था वो सही तरह से अब बेईमानी जतानी न हो। इसलिए मुख्यमंत्री से सब लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से कराया जाए। 2017 के चुनाव से सबक ले रही सपा बीजेपी सरकार की कमियों को अपनी ताकत बनाकर 2019 की तैयारी कर रही है। लिहाजा आज सदस्यता अभियान में लोगों को सपा शासन में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए 175 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि मौजूदा यूपी सरकार एक धर्म विशेष के नाम पर अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण कर रही है, लेकिन सपा उनके साथ है और उनके हित के लिए काम करेगी। इस बारे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया ये अभियान 2 महीने तक चलेगा, जिसमें इच्छुक लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मिर्जापुर में चलाए गए इस सदस्यता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर अपनी दिलचस्पी समाजवादी पार्टी में दिखा रहे हैं और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 15 अप्रैल से 15 जून तक जनपद के पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इसी सिलसिले में इमामबाड़े पे नटवा के पास श्री मद्दी भाई जी जो हमारे नगर के सचिव भी हैं और अल्पसंख्यक सभा के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री मुश्ताक अहमद जी के आह्वान पर आज इमामबाड़े चौराहे पे सदस्यता अभियान चलाया गया है। यहाँ पे तमाम अल्पसंख्यक से लेकर सभी समाज के लोगों ने आज अधिक संख्या में सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में आस्था है और समाजवादी पार्टी में आस्था है। समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलती है। इसी सिलसिले में लेकर कर यहाँ की जनता की एक मांग और थी कि जो बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक जो उनका बैलेट पेपर है उन पे विश्वास नहीं है। इन सब मांगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आज इन लोगों के माध्यम से एक फिक्स भी भेजने का हम लोग काम करेंगे। बूढ़े शाह बाबा के सालाना उर्स के अंतिम दिन आज मजार पर पूर्वांचल सहित विभिन्न प्रांतों से आए ज़ायरीनों ने अकीदत के साथ चादरपोशी कर दुआएं मांगी। पड़ेंगे जाए महबूब हक के दिल पर, महबूब हक के दिल पर आजा सलाम ले लो। महबूब हक के दिल पर आजा सलाम ले लो। महबूब हक के दिल पर आजा सलाम ले लो। महबूब हक के दिल पर आजा सलाम ले लो। महबूब
चिश्तो संजर, सुल्तान चिश्तो संजर, ख्वाजा सलाम ले लो। सुल्तान चिश्तो संजर, ख्वाजा सलाम ले लो। सुल्तान चिश्तो संजर, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले लो। और ये उर्स जो है चांद की 14 और 15 तारीख को होता है। उर्स का मेला 2 दिन का चलता है। उस मेले में कव्वाली का प्रोग्राम होता है, जिसे बाहर से कव्वाल लोग बाहरी ज़ायरीन भी आते हैं। 2 दिन का उर्स होता है, दूर दूर से सब ज़ायरीन आते हैं उर्स में, और कव्वाली का भी मुकाबला होता है यहाँ। मिर्जापुर के तरकापुर स्थित बूढ़े शाह बाबा का 2 दिवसीय सालाना उर्स का आज आखिरी दिन रहा, जिसके मद्देनजर बाबा की मजार पर चादर पोशी कर दुआएं मांगने वाले ज़ायरीनों का तांता लगा रहा। बिजली की जगमग रोशनी में नहाए मेला क्षेत्र का नजारा देखते ही बन रहा था। नूरे निगाहे ज़हरा, हसनैन के दुलारे, तस्कीन क़ल्ब हैदर, तस्कीन क़ल्ब हैदर, ख्वाजा सलाम ले लो। तस्कीन क़ल्ब हैदर, ख्वाजा सलाम ले लो। तस्कीन क़ल्ब हैदर, ख्वाजा सलाम ले लो। तस्कीन क़ल्ब हैदर, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले लो। ये आस्था वही है जिन्नो बलक यहाँ पर, ये आस्था वही है जिन्नो मलक यहाँ ये आस्था वही, ये आस्था वही है, ये आस्था वही है जिन्नो मलक यहाँ पर, कहते हैं रोज आकर, कहते हैं रोज आकर, ख्वाजा सलाम ले लो। कहते हैं रोज आकर, ख्वाजा सलाम ले लो, कहते हैं रोज आकर, ख्वाजा सलाम ले लो, कहते हैं रोज आकर, ख्वाजा सलाम ले लो, ख्वाजा सलाम ले
सबकी आशा, हुस्न शाह हुस्न, मुश्किल हो सबकी आशा। है हुस्न शाह हुस्न, मुश्किल हो सबकी आशा। शाहो गदा के सरवर, शाहो गदा के सरवर, आजा सलाम ले रो। शाहो गदा के सरवर, आजा सलाम ले रो। शाहो गदा के सरवर, आजा सलाम ले लो। आजा सलाम ले लो। आजा सलाम ले लो। ख्वाजा हो दर गुजर खताएं, मकबूल हो दुआएं। हो दर गुजर खताएं, मकबूल हो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। हो दर गुजर खताएं, मकबूल हो करम का मुल्तज़र हूँ, बख्श दीजिए। खता भी होई जाती है बशर से, हो दर गुजर खताएं, मकबूल हो दुआएं। ऐ बेकसों के यावर, ऐ बेकसों के यावर, आजा सलाम ले लो। ऐ बेकसों के यावर, आजा सलाम सलाम के यावर, सलाम सलाम ले लो। सलाम ले लो। आजा 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 सलाम ले लो। कम से कम ये 400 वर्ष से मनाया जा रहा है और यहाँ से दूर दूर के जायरीन भी आते हैं और यहाँ बनारस हो या भदोही हो या इलाहाबाद और बनारस सगरों से ये जायरीन यहाँ आते हैं। प्रशासन भी यहाँ सही रहती है, प्रशासन की तरफ से मीटिंग देने का भी उपलब्ध होता है जो 2 ड्रम मिलता है। बुलेटिन में इस वक्त फिलहाल इतनी खबरें, कुछ और खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे इनविजन के अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इनविजन न्यूज।